हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेथ पीडी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं क्रो टेस्टामेंट, जिसको लिखा है सरमन एलेक्सी ने। सो फ्रेंड्स, क्रो टेस्टामेंट बाय सरमन एलेक्सी को हम लोग स्टडी करेंगे डिटेल में, एंड मैं पिक्चर्स भी दे दूंगा जिससे कि आप लोगों को समझने में बहुत आसानी होगी। सो फ्रेंड्स, बिना किसी टाइम को वेस्ट किए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, क्रो टेस्टामेंट बाय सरमन एलेक्सी जो है, तो यहाँ पे पहले हम लोग क्रो एंड टेस्टामेंट का मीनिंग देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने क्रो को ला लिया है। तो क्रो, सरमन एलेक्सी ने क्रो को यूज़ किया है जो नेटिव अमेरिकन इंडियंस है, उस नेटिव अमेरिकन इंडियंस के जगह पे क्रो को यूज़ किया है। मतलब नेटिव अमेरिकन इंडियंस के बारे में उन्होंने जो भी कुछ कहना चाहा ना क्यों, वो क्रो को यूज़ करके कहा है। ठीक है, जैसे कि क्रो जैसे कि मीक एंड कावर्ड होते हैं, वैसे ही सरमन एलेक्सी कहना चाहते हैं कि नेटिव अमेरिकन इंडियंस भी मीक एंड कावर्ड होते हैं। अब देखिए, टेस्टामेंट जो वर्ड है उसका मीनिंग हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो देखिए, लैटिन वर्ड टेस्टामेंटम से लिया गया है ये टेस्टामेंट वर्ड। ठीक है, इस टेस्टामेंट वर्ड का मीनिंग होता है कि किसी इच्छा को लिखना, मतलब राइटिंग अ विल, और किसी ऐसे इंसिडेंट का विटनेस होना जो कि सच हो। मान लीजिए कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को मारता है, तो आपने ये सीन अपने आंखों से देख लिया। ठीक है, तो आप इस सिचुएशन का एक विटनेस है, मतलब आपने ये होता हुआ देखा है, ये हत्या होता हुआ देखा है। ठीक है, तो आप विटनेस है, तो इसको कहते हैं टेस्टामेंट। ओके, सो फ्रेंड्स, इस क्रो टेस्टामेंट में सरमन एलेक्सी ने क्रो को नैरेटर रखा है, मतलब ये क्रो ही सब कुछ नैरेट करता है। ठीक है, सो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पोएम को रीड करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे पहले कहा गया है, केन लिफ्ट्स क्रो दैट हेवी ब्लैक बर्ड एंड स्ट्राइक्स डाउन एबल। डैम सेज क्रो, आई गेस दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। तो देखिए, केन क्रो को पकड़ता है, एंड यहाँ पे कहा गया है कि दैट हेवी ब्लैक बर्ड, मतलब काला पक्षी, ये बहुत ही भारी है, और इसको लेके केन एबल को मार देता है। तो देखिए, ये केन और एबल का एक स्टोरी है जो कि हम लोगों को बाइबल में दिखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो देखिए, केन था एक फार्मर और एबल था एक शेफर्ड, और ये दोनों भाई थे, और ये दोनों एडम एंड ईव के संतान थे। ठीक, एडम एंड ईव के संतान केन एंड एबल। केन फार्मर, एबल शेफर्ड। तो देखिए, केन एंड एबल का दो ट्वाइन सिस्टर्स थे। ठीक है, तो एक का नाम था एक्लिमा और दूसरे का नाम था अवान। अब देखिए, एबल के साथ एक्लिमा का शादी होने वाला था और केन के साथ अवान का। अब एक्लिमा मतलब एबल का जो वाइफ होने वाला है, वो केन के वाइफ मतलब अवान से ज़्यादा सुंदर था। ठीक है, केन को ये बात एक्सेप्ट नहीं हुआ, तो उसने एडम को कहा कि ये वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो एडम ने कहा कि केन एंड एबल को, एडम ने कहा कि तुम गॉड के पास जाओ एंड गॉड तुमको कोई सलाह दे देगा। तो वो लोग गॉड के पास गए, तो गॉड ने कहा कि तुम दोनों मुझको कुछ ऐसा दो जिससे कि मैं संतुष्ट हूँ। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि एबल ने एक एनिमल का बलि चढ़ाया और केन ने अपने सब्जियों का। ठीक है, तो गॉड ने एबल का बलि एक्सेप्ट कर लिया, मतलब एबल ने जो दिया गॉड को वो गॉड ने एक्सेप्ट किया, गॉड संतुष्ट हुए। लेकिन इसमें केन को गुस्सा आया कि गॉड ने एबल का एक्सेप्ट कर लिया लेकिन मेरा एक्सेप्ट नहीं किया। तो केन ने क्या किया कि केन को तो ये डिसीजन पहले से ही, मतलब उसको पहले से ही पसंद नहीं था। ठीक है, तो उसने क्या किया हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पे। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि केन अपने भाई एबल को मार देता है। तो किसके द्वारा ना, क्रो दैट हेवी ब्लैक बर्ड। तो आप समझ पा रहे कि सरमन एलेक्सी ने क्यों इसको यूज़ किया, क्योंकि केन ने अपने भाई एबल को मारा था एक क्रो के द्वारा, और वो क्रो था बहुत भारी। ठीक है, काला कौवा। तो यही बात यहाँ पे कहा गया, ये था केन एंड एबल का स्टोरी। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि केन एंड एबल का जो स्टोरी है, इससे हम लोगों को क्या जानने को मिलता है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्रिश्चियन बिलीफ में इस केन का एबल को मारना, मतलब एक भाई ने दूसरे भाई को मारा, क्रिश्चियन बिलीफ में इसको फर्स्ट मर्डर माना जाता है।
तो फ्रेंड्स ये था केन एंड एबेल का कहानी, ठीक है। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए केन एंड एबेल का स्टोरी ख़त्म होता है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। डैम सेज क्रो आई गेस दिस इज़ जस्ट द बिगिनिंग। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि क्रो कह रहा है कि ये तो बस शुरुआत है, अभी तो कहानी और भी बाकी है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए द वाइट मैन डिस्गाइज्ड एज अ फैल्कॉन सूप्स इन एंड येट अगेन स्टील्स अ सैल्मन फ्रॉम क्रोज टैलून्स। तो यहाँ पे हम लोग पहले देख लेते हैं, इसको कहते हैं फैल्कॉन। फैल्कॉन बर्ड होते हैं प्रीडेटरी इंस्टिंक्ट का बर्ड, मतलब एक शिकारी पक्षी, ठीक है, जो कि शिकार करता है। तो यहाँ पे देखिए द वाइट मैन मतलब ये कॉलोनाइजर्स को इंडिकेट करता है, मतलब जो लोग अपने कंट्री को छोड़ के दूसरे कंट्री पे जाके उस कंट्री को अपने कब्जे में ले लेते हैं, उनको कॉलोनाइजर्स कहते हैं। तो ये वाइट मैन उन कॉलोनाइजर्स को इंडिकेट करता है। इसके बाद हम लोग देख पाएंगे कि फैल्कॉन, तो उनको सैमुअल एलेक्सी क्या कह रहे हैं कि डिस्गाइज्ड एज ए फैल्कॉन, मतलब वो वाइट मैन एक फैल्कॉन का बेस पकड़ के बैठा है, ठीक है। सुपसिन का मतलब होता है ये फैल्कॉन बर्ड, अर्थात ये शिकारी पक्षी आसमान से डायरेक्ट नीचे एकदम शिकार की ओर बढ़ता है एंड शिकार करता है। एंड येट अगेन स्टील्स ए सैल्मन फ्रॉम क्राउज टैलून्स। तो देखिए सैल्मन क्या है, ये है सैल्मन एक फ़िश, ठीक है, ये सैल्मन फिश है। एंड ये है क्रोज टैलून्स, ठीक है, मतलब आप पंजा कह सकते हैं, ठीक है, मतलब जिससे वो क्रो पकड़ता है चीज़ें, ठीक है। तो क्रो के टैलून से ये सैल्मन इस फिश को चुरा लेता है। उसके बाद हम लोग देख पाएंगे कि डैम सेज क्रो इफ़ आई कुड स्विम आई वुड हैव फ्लेड दिस कंट्री ईयर्स एगो। तो क्रो कह रहा है, क्रो मतलब वो नेटिव अमेरिकन इंडियंस कह रहे हैं कि अगर हम लोगों को तैरना आता था तो फिर हम लोग इस कंट्री को छोड़ के दूसरे कंट्री भाग जाते थे। क्यों? क्योंकि ये फैल्कॉन जो है, मतलब कॉलोनाइजर्स क्या कर रहे हैं, हमारे कंट्री पे आके हमारा मुंह का निवाला छीन रहे हैं। तो फिर इस कंट्री पे रह के और कोई फ़ायदा नहीं है, हम लोग दूसरे कंट्री चले जाना चाहते हैं, लेकिन हम लोगों को तैरना नहीं आता है, इसलिए नहीं जा पा रहे। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक फ़्लाइट के द्वारा भी वो लोग जा सकते थे, ठीक है, लेकिन तब ऐसा तो कोई बंदोबस्त था नहीं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। द क्रो गॉड एज डिपिक्टेड इन ऑल ऑफ द रिलायबल क्रो बाइबल्स लुक्स एग्जैक्टली लाइक अ क्रो। तो हम लोग पहले क्रो गॉड को देख लेते हैं। तो देखिए ये है क्रो गॉड, ठीक है। अब मैं एक क्रो को ला लेता हूँ। तो ये है एक क्रो। तो देखिए क्रो गॉड और क्रो दोनों में सिमिलरिटी है, मतलब दोनों एक जैसे दिखते हैं। तो ये क्रो क्या कह रहे हैं कि द क्रो गॉड एज डिपिक्टेड का मतलब है कि उसका विवरण दिया गया है, ठीक है, उस क्रो गॉड का विवरण दिया गया है इन ऑल ऑफ द रिलायबल क्रो बाइबल्स। क्रो बाइबल्स मतलब वो बाइबल जिसमें बस क्रो के बारे में लिखा गया, ठीक है। रिलायबल क्रो बाइबल्स मतलब, रिलायबल मतलब आप जिसको विश्वास कर सकते हैं, ठीक है, तो फिर मतलब जो एक्सेप्टेड है, ठीक है, बाय एवरीवन। तो रिलायबल क्रो बाइबल्स लुक्स एग्जैक्टली लाइक ए क्रो, मतलब एक क्रो के जैसा ही दिखता है। डैम सेज क्रो दिस मेक्स इट सो मच ईजियर टू वर्शिप माई सेल्फ। यहाँ पे क्रो ये कहना चाह रहा है कि क्रो गॉड जो है वो तो मेरे जैसा ही दिखता है, तो फिर क्रो गॉड को अगर मैं वर्शिप कर सकता हूँ तो फिर मैं खुद को क्यों नहीं वर्शिप कर सकता हूँ। एक्चुअली यहाँ पे सैमुअल एलेक्सी ये कहना चाहते हैं कि गॉड ने एडम को बनाया था अपने माइंड पे, ठीक है, लेकिन हम इंसान क्या करते हैं, गॉड को ही हम लोग हमारे माइंड पे क्रिएट करते हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि नहीं, गॉड का मतलब जो चेहरा है वो तो किसी ने भी नहीं देखा, तो फिर हम लोग गॉड को क्रिएट नहीं कर सकते हैं। और देखिए गॉड चाहे कोई भी होना क्यों, हम लोगों ने गॉड को अगर नहीं देखा है, अगर हम लोग मानते हैं कि गॉड हमारे जैसा ही दिखता है, तो फिर क्या होगा, हम उनको तो वर्शिप करेंगे ही, ऊपर से हम खुद को भी वर्शिप करेंगे, क्योंकि हम लोगों को लगेगा कि गॉड तो हमारे जैसे दिखते हैं, तो फिर उनको जब वर्शिप करें तब हम लोग खुद को भी वर्शिप करेंगे। तो यही यहाँ पे बताया गया है, के बारे में बता रहा है सेल्फ वैल्यू। उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। Among the ashes of Jericho, Crow sacrifices his firstborn son। तो हम लोग पहले जेरिको का एक पिक्चर देख लेते हैं। देखिए ये है जेरिको सिटी, ठीक है। द बुक ऑफ जोशुआ नाम का एक बुक है जहाँ पे कहा गया है कि जेरिको में एक बैटल हुआ था, ठीक है। ये बैटल किसने किया था ना, इज़राइलाइट्स का एक लीडर, ठीक है, मतलब
ट्राइब ऑफ इजराइलाइट्स, मतलब इजराइलाइट्स का एक ट्राइब था, उनका जो लीडर था उसने ये बैटल किया था। तो बैटल कैसा था, एक्चुअली ये बैटल कुछ भी नहीं है, बल्कि उस लीडर ने क्या किया, 2 इंसान को छोड़ के पूरा जेरिको सिटी को बर्बाद कर डाला। उसने पूरा जेरिको सिटी को मतलब आग लगा डाला, पूरा जेरिको सिटी को आग लगा डाला एंड उस सिटी को पूरा बर्बाद कर डाला, ठीक है, बर्न्ट एंड डिस्ट्रॉयड। और ये सब कुछ मतलब अकेले तो नहीं कर सकता, तो इसमें हेल्प किसने किया ना, विद द हेल्प ऑफ गॉड, ठीक है, मतलब उसने अपने गॉड के हेल्प लेके इस जेरिको सिटी को पूरा बर्बाद कर डाला, बर्न्ट एंड डिस्ट्रक्टेड। तो ये था जेरिको का कहानी। तो यहाँ पे क्रो क्या कह रहे हैं कि एमोंग द एसेस ऑफ जेरिको क्रो सैक्रिफाइसेस इज फर्स्ट बॉर्न सन, मतलब जेरिको का कहानी आप लोगों को मैंने बताया। तो इसी जेरिको में मान लीजिए पूरा सिटी जब जल रहा है, तब क्रो का जो फर्स्ट बॉर्न सॉन है वो भी तो वहीं पे पल रहा था, बढ़ रहा था, ठीक है, मतलब ये पोएम तो वही कह रहा है। तो क्रो का जो फर्स्ट बॉर्न सॉन था वो वहीं पे जल के खाक हो गया। उसके बाद क्रो कह रहे हैं, डैम सेज क्रो ए मिलियन नेस्ट्स आर सोक्ड विद ब्लड। एक्चुअली सर्मन एलेक्सी इस क्रो नैरेटर के द्वारा ये कहना चाह रहे हैं कि ये मिलियन नेस्ट, ठीक है, मतलब ये क्रो नैरेटर के द्वारा बोलना चाह रहे हैं कि जेरिको सिटी में जितने सारे भी घर थे ना कि वो सब तहस नहस हो गए, सब कुछ बर्बाद हो गया एंड ब्लड के द्वारा एकदम से नहा लिया, ठीक है, जितने भी सारे घर थे ना क्यों, क्योंकि सब लोग मर गए, ठीक है, यही बात वो बोलना चाह रहे हैं। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे, व्हेन क्रोज फाइट क्रोज द स्काई फिल्स विथ बिग्स एंड टैलून्स। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, देखिए एक क्रो दूसरे क्रो के साथ फाइट कर रहा है एंड दूसरा क्रो मर गया, ठीक है। बिग्स, इसको कहते हैं बिग्स, ठीक है, मतलब मुंह जो होता है, चोंच, ठीक है, बिग्स। उसके बाद है टैलून्स, इसको कहते हैं क्रो का टैलून्स। तो क्रो, व्हेन क्रोज फाइट क्रोज, जब बहुत से कौवे के साथ फाइट कर रहे हैं, ठीक है, तब क्या होता है कि पूरा जो आसमान होता है वो कौवे में भर जाता है। तो ये बिग्स एंड टैलून्स से भी भर जाएंगे, वो लोग तो फाइट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी का बात यहाँ पे कहा गया है। अब उसके बाद कहा जा रहा है कि डैम सेज क्रो इट्स रेनिंग फीदर्स। तो क्रो क्या कह रहा है कि क्रो के साथ मतलब कौवे के साथ कौवे का फाइट हो रहा है, तो इससे क्या हो रहा है कि उनका जो पखना है वो मतलब ऊपर से नीचे गिर रहा है, ठीक है। इतना फाइट होने पर उनका तो फीदर जो है वो तो कट के पड़ ही जाएगा नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली सर्मन एलेक्सी जो कहना चाहते हैं वो ये है कि कॉलोनाइजर्स ने मतलब नेटिव अमेरिकन इंडियंस को तो डिस्ट्रॉय कर ही दिया, लेकिन सबसे बड़ा डिस्ट्रॉय जो किया वो ये है डिवीज़न, ठीक है। नेटिव अमेरिकन इंडियंस के अंदर डिवीज़न ला दिया, जिसके वजह से वो नेटिव अमेरिकन इंडियंस जो कि एक्चुअली भाई बहन है वो एक दूसरे को मानने लग गए, और यही बात यहाँ पे कहा गया है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, क्रो फ्लाइज अराउंड द रिजर्वेशन एंड कलेक्ट्स एम्प्टी बेयर बोटल्स। तो पहले हम लोग रिजर्वेशन मतलब ये होता है जहाँ पे कचरा या फिर ऐसी चीज़ रखे जाते हैं, ठीक है, मतलब जो चीज़ें रिसाइकिल किए जा सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग एक बार रिजर्वेशन को देख लेते हैं, इसको कहते हैं रिजर्वेशन एरिया। तो यहाँ पे देखिए बहुत से एम्प्टी बेयर बोटल्स मतलब खाली बेयर बोटल्स पड़े हुए हैं, ठीक है। तो वो क्रो क्या करे कि ये रिजर्वेशन एरिया में घूम रहा है एंड बेयर बोटल्स को कलेक्ट कर रहा है, बट दे आर सो हेवी ही कैन ओनली कैरी वन एट ए टाइम। तो देखिए ये बेयर बोटल्स इतने भारी हैं, ठीक है, तो वो क्रो एक टाइम पे एक ही कैरी कर पा रहा है, ठीक है। सो 1 by 1 ही रिटर्न्स देम बट गेट्स ओनली 5 cents ए बोटल। इसका मतलब ये है कि वो एक एक करके रिटर्न कर रहा है एंड एक बोतल के लिए 5 cents उसको मिल रहे हैं। अब यहाँ पे मैं ये मतलब ज़रा सा क्लियर कर देता हूँ, नहीं तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो देखिए, अगर आप लोग कोई चीज़ यूज़ करते हैं जिसको कि यूज़ करने के बाद रिसाइकिल किया जा सकता है, तो फिर यूज़ करने के बाद अगर आप लोग उस प्रोडक्ट को उसके मैन्युफैक्चरर को अगर फिर से वापस कर देते हैं, तो फिर वो मैन्युफैक्चरर आप लोगों को एक शॉर्ट अमाउंट ऑफ मनी देगा, क्यों, उस प्रोडक्ट के लिए, ठीक है, मतलब जो कि वो रिसाइकिल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्रो क्या कर रहे हैं, मान लीजिए कि ये एक बेयर बोतल है, इसको ले लिया उसने और इसको लेके मैन्युफैक्चरर को दे दिया। तो मैन्युफैक्चरर क्या करेगा, इस प्रोडक्ट को लेने के बदले में उसको 5 cents देगा, ठीक है, 5 cents। तो
क्रो यही कर रहा है कि एक एक करके बोतल मैन्युफैक्चरर को दे रहा है एंड मैन्युफैक्चरर उसको उस बोतल के बदले में 5 सेंट्स दे रहे हैं। तो उसके बाद हम लोग देख पा रहे हैं डैम सेज क्रो रिडेम्पशन इज़ नॉट ईजी। अब रिडेम्पशन का मतलब मैंने आप लोगों को अभी कहा कि आप अगर कोई रिसाइकिल मतलब जो प्रोडक्ट रिसाइकिल किया जा सकता है उस प्रोडक्ट को अगर आप मैन्युफैक्चरर को देते हैं तो फिर वो आप लोगों को एक शॉर्ट अमाउंट ऑफ मनी देगा उस प्रोडक्ट के बदले में, ठीक है, मतलब जो प्रोडक्ट रिसाइकिल किया जा सकता है तो इसको कहते हैं रिडेम्पशन। तो वो जो शॉर्ट अमाउंट ऑफ मनी आप लोगों को मिल रहा है उस प्रोडक्ट के बदले में इसको कहते हैं रिडेम्पशन, ठीक है। अब देखिए ये तो गया बिजनेस के टर्म पे रिडेम्पशन का मतलब, लेकिन सरमन एलेक्सी इस रिडेम्पशन को बिजनेस के टर्म छोड़ के और एक टर्म में भी कहना चाहते हैं। वो टर्म हम लोगों को बाइबल के रेवलेशन चैप्टर में मिलेगा। तो बाइबल के रेवलेशन चैप्टर में जो रिडेम्पशन के बारे में बताया गया है उसका मतलब ये है। तो मैं एक बार पिक्चर दिखा देता हूँ, ये देखिए, मुक्ति, मरने के बाद हम लोगों को जो मुक्ति मिलता है उसी को बाइबल के रेवलेशन चैप्टर में कहा गया है रिडेम्पशन, ठीक है। तो इसको कहते हैं रिडेम्पशन। एक्चुअली सरमन एलेक्सी ये कहना चाहते हैं कि जब कॉलोनाइजर्स ने नेटिव अमेरिकन इंडियंस के ऊपर अटैक किया तो तब के टाइम में नेटिव अमेरिकन इंडियंस अल्कोहलिज्म में कुछ ज़्यादा ही अफेक्टेड थे, ठीक है, और उनके लिए जो पैसा कमाना था वो भी बहुत मुश्किल सा था, ठीक है। और रिडेम्पशन मतलब पैसा कमाना मुश्किल भी था और मरने के बाद मुक्ति पाना मतलब मरना भी उतना आसान नहीं था, ठीक है, क्योंकि कॉलोनाइजर्स उनके ऊपर बहुत से टॉर्चर भी करते थे। तो ऐसा भी हो सकता है कि इसके रिगार्डिंग ये रिडेम्पशन वर्ड उन्होंने यूज़ किया, ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं क्रो राइड्स ए पेल हॉर्स। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं क्रो राइड्स ए पेल हॉर्स इनटू ए क्राउडेड पाउ वाउ बट नन ऑफ द इंडियन पैनिक। तो यहाँ पे हम लोग पहले एक बार पेल हॉर्स को देख लेते हैं। तो देखिए पेल हॉर्स मतलब एक वाइट हॉर्स मान लीजिए, मतलब पूरा वाइट नहीं है बट वाइट टाइप का। तो वो जो वाइट टाइप का हॉर्स है मतलब पेल हॉर्स, तो पेल हॉर्स मतलब कोई कलर नहीं है, ठीक है, कलरलेस हॉर्स। तो कलरलेस हॉर्स और पेल हॉर्स इंडिकेट करता है डेथ एंड डिस्ट्रक्शन, मतलब मृत्यु एंड बर्बादी। तो देखिए क्रो राइड से पेल हॉर्स, तो क्रो एक पेल हॉर्स के ऊपर मतलब चढ़ के जा रहा है, ठीक है, इनटू ए क्राउडेड पाव, ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो एक क्रो एक पेल हॉर्स के ऊपर चढ़ के जा रहा है, तो ये इंडिकेट क्या कर रहा है कि मृत्यु एंड बर्बादी को इंडिकेट करता हुआ वो चल रहा है। कहाँ पे? इनटू ए क्राउडेड पाव। तो हम लोग एक बार देख लेते हैं पाव क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है पाव। पाव का मतलब ये होता है कि नेटिव अमेरिकन इंडियंस अपने कल्चर एंड मरे हुए एंसेस्टर्स को सैल्यूटेशन देने के लिए जो प्रोग्राम करते हैं, जहाँ पे वो सब लोग एक साथ आते हैं एंड अपने डेथ एंसेस्टर्स एंड कल्चर को सैल्यूट करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो प्रोग्राम होते हैं उसको कहते हैं पाउ वाउ। यहाँ पे बहुत से लोग आते हैं, ठीक है, नेटिव अमेरिकन इंडियंस। तो यहाँ पे देखिए बट नन ऑफ द इंडियन पैनिक। तो इसका मतलब ये है कि वो क्रो एक पेल हॉर्स के ऊपर चढ़ के पाउ वाउ के अंदर आ रहा है। तो नॉर्मली आप अगर देखेंगे तो फिर आप क्या करेंगे, एक तो रिएक्शन होगा ही, क्योंकि वो एक डेथ एंड डिस्ट्रक्शन मतलब मृत्यु एंड बर्बादी के प्रतीक है। तो फिर वो क्यों यहाँ पे आ रहा है, तो फिर क्या हम लोगों का मृत्यु एंड बर्बादी हो जाएगा? ऐसा तो आप लोगों को लगेगा और लगना भी चाहिए, लेकिन उनको कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है। ऐसा असल में इसलिए है क्योंकि यहाँ पे सरमन एलेक्सी कहना चाहते हैं क्रो नैरेटर के द्वारा कि नेटिव अमेरिकन इंडियंस को पहले से ही पता है कि उनका मृत्यु एंड बर्बादी आ गया है। और ये इन लोगों को कब से पता चल गया? जब से वो कॉलोनाइजर्स आए हैं उनके कंट्री पे। एंड ऑफ द वर्ल्ड यहाँ पे एक्चुअली डेथ के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है, डेथ एंड डिस्ट्रक्शन मतलब मृत्यु एंड बर्बादी के बारे में बताया जा रहा है। तो यहाँ पे क्रो ये कहना चाहते हैं कि शायद उन नेटिव अमेरिकन इंडियंस को ये पता है कि उनका मृत्यु एंड बर्बादी अब आ गया है, क्योंकि कॉलोनाइजर्स आ गए हैं, उनका मुंह का निवाला छीन लिया है, उनके अंदर डिवीजन डाल दिया है, उनका बर्बादी हो रहा है, अल्कोहलिज्म में वो लोग अफेक्टेड हो, उनके लिए अब तो पैसा कमाना प्रॉब्लमेटिक हो चुका है। तो ये सब क्या इंडिकेट करता है? ऑफ कोर्स मृत्यु एंड बर्बादी। तो यही क्रो कहना चाह रहे हैं कि नेटिव अमेरिकन इंडियंस को अब
पता चल गया है कि वो मृत्यु एंड बर्बादी उनका आ गया है, इसीलिए उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं क्रिएट किया उस पाव वाव में। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो फिर एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगता है एंड आप अगर और भी ज़्यादा कंटेंट्स चाहते हैं तो फिर इस चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिए एंड पास में दिए हुए बेल के बटन को क्लिक कर दीजिए एंड ऑल कर दीजिए। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको फ्रेंड्स को इस वीडियो के बारे में पता चले तो फिर आप अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। माई नेम इज शहीद परवेज रहमान एंड यू आर वॉचिंग सैयद पीडिया एडू यूट्यूब चैनल।